और आई एम नॉट श्योर कि आपकी क्लास में वो मैनेज परमिशन करने की ज़रूरत पेश आती है कि नहीं ओडीएल, क्योंकि मैंने तो अभी तक आपको ओडीएल पे नहीं पढ़ाया। अगर आपके यहाँ पे कोई इशू हो तो काइंडली डू लेट मी नो, तो मैं फिर आपकी जो है वो आप सबको अटेंडीज में कर दूंगा। ओके, होपफुली आप स्क्रीन पे ये बुक देख रहे होंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सो ये है जी, अब कॉन्स्टेंटाइन का काम हम देख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में। द वर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जो 1993 की इनकी रिसर्च है, और इन्होंने डिस्कस किए हैं ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स। अब जैसा कि हमने पहले कल भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन पीपल से होती है और पीपल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं, इंटरलिंक्ड हैं दोनों। तो ये हम डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स कर रहे हैं, हाउ एवर इन कनेक्शन विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अफराद ही चलाते हैं। ओके, क्लोज्ड, इसमें पहला है जी क्लोज पैराडाइम स्ट्रक्चर। अब आपको समझने में इसमें आसानी रहेगी कि इट इज़ जस्ट लाइक सीसी टीम्स। सीसी टीम्स हम अभी मेंटाई की टीम्स ऊपर पढ़ कर आए थे, कंट्रोल्ड सेंट्रलाइजेशन, जिसमें इनोवेशन कम होगी और सर्विसेज या रूटीन टास्क ज़्यादा होंगे। और इसमें डिफाइंड लीडर होता है, टॉप लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, हर काम आपने लीडर से पूछ के करना है। इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन भी लीडर के थ्रू होती है, आप खुद से आपस में डिसीजन नहीं ले सकते। जो आपको टास्क असाइन होती है, आपको इंडिविजुअल टास्क मिलती हैं और आपने जो है वो अपनी मैनेजमेंट हायरार्की में ऊपर जो आपकी कमांड होती है उसको अप्लाई करना होता है। तो जो कॉन्स्टेंटाइन की रिसर्च में क्लोज पैराडाइम स्ट्रक्चर है वो सिमिलर टू सीसी टीम है। फर्क थोड़ा सा जहन में रखिएगा, मेंटाई ने किसको डिस्कस किया था? टीम्स को। कॉन्स्टेंटाइन किसे डिस्कस कर रहा है? इदारे को। बट बात दोनों सेम कर रहे हैं। यानी कि कॉन्स्टेंटाइन की रिसर्च कहती है कि देयर विल बी सम सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशंस दैट विल बी वर्किंग इन अ क्लोज्ड पैराडाइम शिफ्ट, यानी कि क्लोज पैराडाइम स्ट्रक्चर में कुछ इदारे काम कर रहे होंगे जो जिसमें कंप्यूटिंग का काम होगा, कंप्यूटिंग से रिलेटेड होंगे, ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स जिनमें काम करते होंगे, नॉट नेसेसरली दीज आर ओनली सॉफ्टवेयर हाउसेस। As I've given examples that in Pakistan Air Force there is an IT branch, or in Pakistan Army there is Signals Corps, या आप यूनिलीवर में चले जाएं तो वहाँ पे IT सेक्शन होता है। किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, यू विल फाइंड इन एन IT सेक्शन, बैंकिंग में एट्सेट्रा, एवरीवेयर। सो ए कंप्यूटर प्रोफेशनल किसी भी इदारे में काम कर रहा हो तो ये पैराडाइम्स इस पे अप्लाई होंगे। तो कोई इदारा ऐसा हो सकता है जो क्लोज पैराडाइम में या सीसी स्ट्रक्चर पे हो। यूजुअली दीज आर सर्विसेज सेक्टर और रूटीन टास्क इंस्टीट्यूशंस, मोस्टली यूनिफॉर्म सर्विस। पुलिस आपके पास है, या आपके पास आर्म्ड फोर्सेस है, या इस तरह के दूसरे इदारे। दूसरा, कॉन्स्टेंटाइन की रिसर्च कहती है रैंडम पैराडाइम स्ट्रक्चर, द टीम लूजली एंड डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल इनिशिएटिव ऑफ द टीम मेंबर्स। अब ये रैंडम पैराडाइम है, रैंडम से मुराद है कि इट विल स्विच अकॉर्डिंग टू द टास्क असाइन टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसमें देखो आप आगे क्या लिखता है ये, when innovation or technological breakthrough is required, teams following the random paradigm will excel, but such teams may struggle when orderly performance is required. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे मेंटाई के मॉडल से मैच करें तो कौन सा मॉडल जहन में आता है आपके? कोई स्टूडेंट बता सकते हैं मुझे? ये सारे ही सो गए हुए हैं। रैंडम पैराडाइम आपकी डीडी मॉडल से जो है वो मैप होगा, अगर आप इसे मैप करेंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में आपकी इनोवेशन जो है वो मैक्सिमाइज थी। तो इसी तरह रैंडम पैराडाइम लूजली कपल्ड टीम है, तो यू मे कॉल इट और मैप इट विद द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड टीम स्ट्रक्चर। तीसरी देखें कॉन्स्टेंटाइन ने क्या टीम बताई है? ओपन पैराडाइम। ये क्या होता है जी? अगर हम नीचे हाईलाइटेड पढ़ें, ओपन पैराडाइम टीम स्ट्रक्चर्स आर वेल सूटेड to the solution of complex problems but may not perform as efficiently as other teams. अब इसमें आप देखो, ये इस तरह का मॉडल है that attempts to structure a team in a manner that achieves some of the controls associated with the closed paradigm but also much of the innovation that occurs when using the random paradigm। यानी कि ये क्लोज्ड और रैंडम के बीच की चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे मैप करें मेंटाई की टीम से, टीम स्ट्रक्चर से, तो आपके जहन में CD का मॉडल आता है। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम में भी या क्विज में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है
आप कॉन्स्टेंटाइन की जो ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स हैं, यू हैव टू मैप दोज विद द मेंटाई टीम ऑर्गेनाइजेशन. सो क्लोज्ड पैराडाइम, जैसा कि उसने यहाँ लिख भी दिया, विल बी मैप टू द सीसी. द random paradigm will map to the DD, and the open paradigm will map to the CD. And now there is another fourth paradigm in Constantine research, which is called synchronous paradigm. ठीक है, ये क्या होता है जी? Relies on the natural compartmentalization of a problem and organizes team members to work on pieces of the problem with little active communication among themselves. ये एक ऐसा सांचा है, यानी आप समझें कि सिंक्रोनियस पैराडाइम ऐसा इदारा होता है जो कि पानी की तरह होता है. आप इसे किसी भी सांचे में डालेंगे ये ढल जाएगा. यानी कि ये कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जो आपका मसला होता है या जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है उस तरह से अपने आप को डेवलप कर लेता है. ये यूजुअली कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं. जो कंसल्टेंसी फर्म्स जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है वो उसी तरह की टीम हायर करती है शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. पंजाब में इसकी एग्जांपल लें तो आपने कभी नाम सुना होगा पंजाब मैनेजमेंट यूनिट, PMU. कभी संडे को जॉब्स का सेक्शन उठा के देखिएगा तो आपको PMU की बहुत सी जॉब्स नज़र आएंगी. या आप किसी भी कंसल्टेंसी फर्म को देख सकते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो उस कंसल्टेंसी फर्म में जिस तरह का इशू आता है वो उसी तरह की टीम हायर करके तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं. इसे आप कॉन्ट्रैक्टर की मिसाल भी ले सकते हैं. जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो किसी हाईली डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन CC मॉडल पे काम कर रहे हैं तो वो उसी तरह की टीम हायर कर लेंगे. और अगर उन्होंने कोई इनोवेटिव काम करना है तो दे विल हायर DD. बेसिकली सिंक्रोनस पैराडाइम्स में यू हैव टू फैसिलिटेट योर कस्टमर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, और उसी तरह से आप कंपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं. सो 3 कॉन्स्टेंटाइन के पैराडाइम्स तो आपके मैच हो जाते हैं काफ़ी हद तक ऊपर की मेंटाई की रिसर्च से. इसी तरह आप फुट नोट देख सकते हैं. अब कॉन्स्टेंटाइन की रिसर्च यहाँ पे हो जाती है ख़त्म, और ये अब जो इस किताब का राइटर है विच इज़ रॉजर एस प्रेसमैन, उसने अपने पर्सनल नोट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एज अ हिस्टोरिकल फुट नोट द अर्लीस्ट सॉफ्टवेयर टीम ऑर्गेनाइजेशन वाज अ कंट्रोल सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर्ड ओरिजिनली कॉल्ड द चीफ प्रोग्राम टीम. ये आप पढ़िएगा कि इसने इसको से एलैबोरेट किया है और कुछ इसने पुरानी बातें लिखी हैं इसमें. स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन का काम तो हो जाते कंप्लीट. अब टीम के कुछ फुट नोट्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे प्रेसमैन ने, जिसमें कुछ और लोगों का भी जिक्र है. जैसे जैकमैन की रिसर्च है जो 1998 में कंडक्ट हुई थी. इसने बात की है टीम टॉक्सिसिटी की, कि जब आप टीम्स बनाते हैं तो लोगों का जो टेम्परामेंट होता है, जो सोच होती है, वो ज़रूरी के मुताबिकत रखती हो. यूनिवर्सिटी में तो आपने अगर दोस्त बनाना है तो जिससे आपकी सोच मिलती होगी आप उसी के साथ आपका ग्रुप बनेगा फ्रेंड्स का, और जिनसे नहीं मुताबिकत रखती आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करोगे. बट ऑर्गेनाइजेशंस में ये आपकी मर्जी नहीं होती. इट्स नॉट योर फ्री विल कि विद होम यू आर गोइंग टू वर्क. आपकी एक टीम बन जाती है, आपको लीडर मिल जाता है, सबॉर्डिनेट्स मिल जाते हैं. पर्सनली आप लाइक करें या डिसलाइक करें, यू हैव टू वर्क विद देम. सो इसी तरह से बहुत से दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ सकती है टीम में, यानी कि प्रोफेशनल जेलसी एक फैक्टर है, लॉट ऑफ थिंग्स. तो जैकमैन की ज़रा टीम टॉक्सिसिटी को हम पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है. A frenzied work atmosphere in which team members waste energy and lose focus on the objective of the work to be performed. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वर्क एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि लोग जो हैं टीम के मेंबर्स वो एनर्जी लूज़ करते हैं और अपना फोकस भी लूज़ कर देते हैं. जो कंपनी के डिफाइंड गोल्स होते हैं उससे हट के उनकी एनर्जी जा रही होती है. जैसे प्रोफेशनल जेलसी आ जाती है, ये बहुत से और फैक्टर्स हो जाते हैं. आप दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में अपने गोल से हट जाते हैं. दूसरी इसमें जैकमैन ने पॉइंट नोट किया है टीम्स के अंदर कि हाई फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड बाय पर्सनल, बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स दैट कॉजेज फ्रिक्शन अमंग टीम मेंबर्स. अब पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बंदे को. उसकी रीजंस टीम में क्या हो सकती हैं कि उसका ज़ाती मसला घर का हो सकता है, कोई बिजनेस इश्यूज हो सकते हैं जो कि जैसे कंपनी नीचे जा रही है और एक पर्सन एक कंपनी में काम कर रहा है, उसका फ्यूचर उसे नज़र नहीं आ रहा, वो स्ट्रेस हो सकता है. टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि आपको ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया गया है जिसमें आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है, यानी आपने जॉब तो ले ली है लेकिन आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की, तो माइंड पे एक स्ट्रेस सा और फ्रस्ट्रेशन सी आ जाती है.
इसी तरह से फ्रेगमेंटेड और पूरली कोऑर्डिनेटेड प्रोसीजर्स और अ पूरली डिफाइंड और इम्प्रॉपरली चूजन प्रोसेस मॉडल। आपको अपनी जॉब प्रोफाइल का नहीं पता, टास्क का नहीं पता क्लियरली कि व्हाट यू हैव टू डू, तो ऐसी चीज़ भी रोड ब्लॉक की शक्ल में सामने आएगी, बॉटलनेक बनेगी, और टीम के लिए ये चीज़ भी एक टॉक्सिसिटी का रीज़न बन सकती है। नेगेटिव इम्पैक्ट, टॉक्सिसिटी मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ अ टीम। चौथा, अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ रोल्स रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड। अब जब आपके रोल्स डिफाइन नहीं होंगे, एक तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, टॉक्सिसिटी पैदा होगी, और अकाउंटेबिलिटी का भी नहीं पता होगा। यानी कि अगर जॉब रोल्स डिफाइन ही नहीं है तो और कोई गलती हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, तो आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? जब आपने किसी को जिम्मेदारी दी ही नहीं थी तो फिर उसे अकाउंटेबल भी नहीं ठहरा सकते। सो अथॉरिटी जो है कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप ऑथोराइज ही नहीं करेंगे किसी को, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर किसी की नहीं होगी। पांचवा फैक्टर जैकमैन की रिसर्च में है जी, कॉन्टिन्यूस एंड रिपीटेड एक्सपोजर टू फेलियर। अब अगर आप किसी टीम में भी हैं, स्पोर्ट्स टीम में, और वो मुसलसल हार रही है, तो आपका मॉरल डाउन हो जाता है। इसी तरह अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जो कि डाउनवर्ड शिफ्ट पे चल रही है, तो डेफिनेटली एक टीम के अंदर जो है वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस और लोअरिंग ऑफ मोरल जो है वो रिजल्ट होगा इस चीज़ का। तो ये 5 फैक्टर्स जी जैकमैन ने टीम टॉक्सिसिटी के डिस्कस किए हैं डिफरेंट टीम्स को स्टडी करके। काफ़ी बड़ी रिसर्च है। इस चैप्टर के आखिर में ये रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहें तो। ये इसने जैक 98 दिया है, यू कैन सर्च एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, अब ये टीम्स की बात हो रही है। टीम्स में कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है और उसमें क्या इश्यूज आते हैं। इसमें जी क्रॉल और स्ट्रीटर का काम है। अब जैसे जैसे आप यूनिवर्सिटी में सीनियर होते चले जाओगे, तो फर्स्ट ईयर में तो यूजुअली कॉलेज से ज़रा सा डिफरेंस था आपका, लेकिन जब आप सीनियर ईयर्स में आ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक तो कोई एक किताब से आपका पूरा सिलेबस कवर नहीं होता, डिफरेंट बुक्स या सेक्शंस को कवर करना पड़ता है। और फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि ये किसकी रिसर्च है, किसने लिखा है। आप देखें, इसमें हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, हमने मेंटाई का काम देखा, फिर हमने कॉन्स्टेंटाइन का देखा, फिर जैकमैन की टीम टॉक्सिसिटी देखी। अब क्रॉल और स्ट्रीटर की हम कम्युनिकेशन इश्यूज पे आ गए कि टीम्स में वो कैसे आते हैं। तो इसने ना 5 तरह की इंफॉर्मेशन बताई है, टाइप्स। फॉर्मल इम्पर्सनल अप्रोचेस। अब ये जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें आपके क्या होंगे, टेक्निकल मेमोज होंगे, और आपके पास कोई चेंज रिक्वेस्ट होगी अगर आपने कोई चीज़ तब्दील करनी है, प्रोजेक्ट के टूल्स होंगे जिनसे आपने प्रोजेक्ट को पूरा करना है, डॉक्यूमेंटेशन होगी, एरर ट्रैकिंग होगी, और कंपनी का रेपोजिटरी डाटा होगा ऑफिशियल। ये सारे कहलाती है जी फॉर्मल अप्रोचेज ऑफ कम्युनिकेशन। और ये इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मीन्स आप पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं है, इम्पर्सनल है, वो रिटर्न के थ्रू आप कर रहे हैं। फिर आपके पास है जी फॉर्मल मगर इंटरपर्सनल, पर्सन टू पर्सन, फेस टू फेस, फोकस ऑन क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या आता है जी, स्टेटस रिव्यू मीटिंग, डिजाइन एंड कोड इंस्पेक्शन आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस टीम की तरफ से, या आप अपने टीम लीड को अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस बताते हो, तो ये फॉर्मल इंटरपर्सनल। फिर क्या है जी, इनफॉर्मल इंटरपर्सनल। इनफॉर्मल भी है यानी ऑफिशियल नहीं है, और पर्सन टू पर्सन भी नहीं है। ये ऐसी ग्रुप मीटिंग्स होती हैं फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको कोई सेमिनार शेयर कर दिया गया ऑनलाइन, एंड कॉलोकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टाफ, आपकी ट्रेनिंग हो गई इदारे के अंदर। तो ये इनफॉर्मल है और इंटरपर्सनल है, पर्सन टू पर्सन लेवल पे ये नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से आप सब वाकिफ हैं, ईमेल या जो इस वक्त हम कर रहे हैं। इंटरपर्सनल नेटवर्किंग इंक्लूड्स इनफॉर्मल डिस्कशन विद टीम मेंबर्स एंड दोज आउटसाइड द प्रोजेक्ट। ये जो आप रिक्रिएशन ट्रिप्स भेजते हैं कंपनीज के अंदर या स्टूडेंट लाइफ में भी आपके जाते हैं, ये इंटरपर्सनल नेटवर्किंग के लिए होता है, क्योंकि इससे आपकी टीम की इस्तेदाद का या उनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी बढ़ जाती है। तो ये 5 तरह की जी 5 तरह की कम्युनिकेशन की टाइप्स हैं जो क्रॉल और स्ट्रीटर ने पेश की थी 1995 में, या उनकी रिसर्च से। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी का पार्ट है। पहले हमने 4 पीस देखे, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्लेयर। फिर हमने जो है वो मेंटाई की 3 टीम्स देखी, डीडी, सीडी और सीसी। फिर कॉन्स्टेंटाइन की 4 हमने पैराडाइम्स पढ़े, और उसके बाद हमने जैकमैन की टीम टॉक्सिसिटी देखी, और क्रॉल और स्ट्रीटर की अब आपके सामने ये जो है कम्युनिकेशन की टाइप्स आ गई। वैसे ये हाईलाइट तो किया हुआ है, लेकिन आपने ये कंप्लीट स्टडी करना है और अपने पर्सनल नोट्स इसमें बना लेने। ओके जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी में और क्या चीज़ होती है जी, आपके पास जो आपने प्रोडक्ट डिलीवर करनी होती है वो प्रोडक्ट आ जाती है।
वो प्रोडक्ट का क्या होता है जी, उसमें आपने सॉफ्टवेयर स्कोप बताना होता है कि ये प्रोडक्ट अगर शनाख्ती कार्ड का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इसके एंड कस्टमर कौन होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा कि ये एक आईडी डॉक्यूमेंट है। फिर आप प्रॉब्लम को डीकम्पोज करेंगे। पहले आप डोमेन बनाएंगे कि मसला कौन सा हल करना है, और फिर आप उसकी पार्टीशनिंग करेंगे। याद रखें, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, अगर आप इसे मुख्तलिफ पीसीज में डिवाइड करते हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। वो यूनिटी इन स्ट्रेंथ की कहानी भी आपने बचपन में वो सुनी होगी, वो जो चार भाई होते हैं और लकड़ियाँ जो सिंगल सिंगल करके दे आर ब्रोकन इजीली। तो ये वही चीज़ है कि जब आपका प्रॉब्लम जितना कॉम्प्लेक्स हो उसकी डीकम्पोजिशन उतनी ज़्यादा हो, और जितनी ज़्यादा मॉड्यूलैरिटी होगी किसी प्रॉब्लम में तो आप कौन सी टीम लोगे, डीडी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो आप अपर मॉडल की तरफ जाते हैं मेंटाई के अंदर। तो आपने प्रॉब्लम को मॉड्यूलराइज कर लेना है, उसके सब प्रॉब्लम्स बना लेने हैं और फिर उसको सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई फेयरवेल पार्टी देनी होती है सीनियर्स को या जूनियर्स को वेलकम करना होता है, तो ये एक टास्क है या एक प्रोजेक्ट है। अब इसमें आपने डिनर का इंतज़ाम करना है, किसी म्यूज़िकल ग्रुप को बुलाना है, फैकल्टी को इनवाइट करना है, स्टूडेंट्स को बुलाना है, वेन्यू अरेंज करना है कि विद इन कैंपस होगी या बाहर होगी, और आपने प्रेस वालों को इनवाइट करना है। बाद में उसका एक आपने ब्राउशर छोटा सा पब्लिश करना है कि ई ब्राउशर की किस तरह की थी, और उसकी एक मे बी आपने एक एडिटिंग करके वीडियो लॉन्च करनी है। तो ये सब टास्क हो जाएंगे। दिस इज प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन। एक फेयरवेल या वेलकम को अरेंज करने के लिए आपने उसको 6-7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अगर आपने आरसीईटी या यूईटी के अंदर आपने अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या मैस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो वो एक सॉफ्टवेयर है। अकाउंट सिस्टम में आप स्टाफ की सैलरीज के लिए एक मॉड्यूल जनरेट करेंगे, फैकल्टी की सैलरीज के लिए एक मॉड्यूल जनरेट करेंगे, स्टूडेंट फी सेक्शन का एक मॉड्यूल जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट से जो बजट आता है, जो सब्सिडी आती है, उसका एक मॉड्यूल जनरेट करेंगे। फिर आपने टैक्सेस डिडक्ट करने हैं, आप टैक्सेस का जो है एक मॉड्यूल बनाओगे, फंक्शंस बनाओगे कि इतनी सैलरी होगी तो इतना टैक्स डिडक्ट होगा। ये है प्रॉब्लम डीकम्पोजिशन, पार्टीशनिंग एंड प्रॉब्लम एलाबोरेशन। तो ये आपने हर प्रोडक्ट के अंदर करना होता है। प्रोडक्ट के अलावा ये आपने एक पी में प्रोसेस पढ़ा था। प्रोसेस होता है कि आप किस तरह को अचीव करोगे। इसके मॉडल्स आप अगले सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन इन मॉडल्स के ये नाम दिए हुए हैं, प्रोटोटाइपिंग, रैड, इंक्रीमेंटल, स्पाइरल, विन विन वगैरह। तो ये आपने देख लेने हैं कि ये पॉसिबल पॉपुलर मॉडल्स हैं जिसके जरिए आप किसी प्रोसेस को अचीव कर सकते हैं। ओके, आगे इसने बताया कि प्रोडक्ट और प्रोसेस को अगर आप मर्ज करें तो फिर जाके आपके पास डिलीवरेबल जनरेट होता है। इसमें आपके पास कस्टमर कम्युनिकेशन आ जाती है, प्लानिंग है, रिस्क एनालिसिस है, इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिलीज है, और कस्टमर इवैल्यूएशन भी है प्रोडक्ट उन्हें हैंड ओवर करने के बाद कि कैसा सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया था। ओके, ये आपको जो डायग्राम दी हुई 3.2, ये कोई इतनी टेक्निकल नहीं है। इसमें उन्होंने चेकलिस्ट बनाई हुई है कि अगर आपने कस्टमर से फीडबैक लेनी है तो आप एक चेकलिस्ट जनरेट कर सकते हैं, और आप अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टास्क को भी इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ऑल्दो आप इसे फिगर 3.2 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए चार्ट बनाने के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का पढ़े होना थोड़ा सा ज़रूरी है, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। सो आपको आइडिया होना चाहिए, बट यू आर नॉट नेसेसरीली बी एबल टू डिज़ाइन दिस चार्ट। ओके जी, अब आप देखें प्रोसेस डीकम्पोजिशन के ऊपर बात हुई थी उसने। तो इस प्रोसेस को जब आप डीकम्पोज करते हैं तो उसका एक कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क होता है, यानी उसका जो मेथड होता है उसे हम सीपीएफ कहते हैं, जिसके ज़रिए हम जो है जो भी मॉडल हमने चूज़ किया है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं लोअर फंक्शनैलिटीज़ के अंदर, ठीक है, लोअर मॉड्यूल्स के अंदर। और इसने ये सीपीएफ की एक्टिविटीज़ भी बता दी हैं कस्टमर कम्युनिकेशन में कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, कि आपने कस्टमर से जब बात करनी है, लिस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन इश्यूज आप बनाएंगे, कस्टमर को नीड और एड्रेस उसका लिखोगे, और एक स्टेटमेंट ऑफ स्कोप कस्टमर और डेवलपर मिल के डिज़ाइन करेंगे, उसका रिव्यू भी करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ओके जी, फाइनली आपके पास इसने प्रोजेक्ट को बताया हुआ है, और इसमें देखें जॉन रील की रिसर्च है 1999 की, which defines 10 signs that indicate that an information system project is in problem। अगर आपका ये 10 फैक्टर किसी भी प्रोजेक्ट में नजर आए तो आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में इशू होगा, या तो इसकी कॉस्ट ओवररन होगी या फिर ये फेलियर का शिकार हो जाएगा। सॉफ्टवेयर पीपल डोंट अंडरस्टैंड देयर कस्टमर नीड्स, द प्रोडक्ट स्कोप इज पुअर,
चेंजेस आर मैनेज पुअरली, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जिस पे आप काम कर रहे थे, बिजनेस की रिक्वायरमेंट तब्दील हो गई, डेडलाइन बहुत अनरियलिस्टिक है कि जी आपने पाकिस्तान के अंदर सपोज लैंड रेवेन्यू सिस्टम के जो रजिस्ट्रीज होती हैं सारे सिस्टम को ऑनलाइन करना है और आपने टाइमलाइन दे दी है 3 महीने, तो इसके लिए तो कम से कम 5 से 10 साल का टाइम चाहिए पूरे पाकिस्तान को डिजिटाइज करने में, जो लैंड है आपकी जियोग्राफी है। तो अनरियलिस्टिक टाइमलाइन हो गई। यूज़र जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो रेजिस्टेंट है ऑनलाइन को अपनाने में, तो वहाँ पे भी इश्यूज पेश आते हैं। स्पॉन्सरशिप जहाँ से आपको फंडिंग मिल रही थी वो लॉस हो गई, प्रोजेक्ट की टीम के पास कॉम्पिटेंस स्किल्स नहीं है तब भी। तो ये 10 बातें हैं जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो तबाही की तरफ जा सकता है। और जॉन रील ने फिर 5 ऐसे मेजर्स बताए हैं जिससे आप किसी प्रोजेक्ट को वापस ट्रैक पे ला सकते हैं कि आप तब्दीली लाएं, स्टार्ट ऑन द राइट फुट, जो पॉसिबल है वो करें, मोरल हाई रखें, मोमेंटम मेंटेन रखें, प्रोग्रेस को ट्रैक करें। प्रॉब्लम को डिकम्पोज किया हुआ होगा तो हर हिस्से की प्रोग्रेस आपने अलग अलग ट्रैक करनी है, और स्मार्ट डिसीजंस बनाएं जब आपका प्रोजेक्ट मुश्किल में जा रहा है। तो और आखिर में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसके पोस्टमार्टम एनालिसिस या एक रिपोर्ट लिख लें कि कहाँ पे आपको इश्यूज आए थे और आप उसको फ्यूचर में कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो लास्ट ये चैप्टर जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक W5HH प्रिंसिपल दिया हुआ है बैरी बोहम का 1996 का। ये बोहम का एटॉमिक मॉडल नहीं है, वो आई थिंक मैट्रिक या एफएससी में कहीं पढ़ा था। दिस इज नॉट दैट मॉडल, दिस इज W5HH प्रिंसिपल, जो ये स्टेट करता है जी यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल दैट स्केल्स डाउन टू प्रोवाइड सिंपल प्लान फॉर सिंपल प्रोजेक्ट। इसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं अगर आप ये सवाल करें, व्हाई इज द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपके जहन में ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैनेजर के जहन में, टेक्निकल मैनेजर में, व्हाट विल बी डन बाय व्हेन, कब और क्या करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा डिकम्पोज फंक्शन के। आपने कंपार्टमेंटलाइजेशन तो कर ली होगी, फिर आपने ये बताना है कि कौन किस फंक्शन का जिम्मेदार होगा, जो फंक्शंस आपने क्रिएट करने हैं अपने प्रोग्राम में। वेयर आर दे ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं जो कि आपने इस्तेमाल करनी है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। हाउ विल द जॉब बी डन टेक्निकली एंड मैनेजरियली, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सवाल सारे। हाउ मच ऑफ ईच रिसोर्स इज नीडेड। तो ये वो आपके पास W5 और डबल एच प्रिंसिपल है, 2 हाउ और 5 वाइज अगर आप करेंगे अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में तो आपकी सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, आखिर में उसने केस स्टडी दी है स्टूडेंट 3.7 में आधे सफ़े की क्रिटिकल प्रैक्टिसेस, जो कि एयरलाइन काउंसिल थी। ये देखें, ये रेफरेंस दिया हुआ है, ये नीचे रेफरेंस है। एयरलाइन काउंसिल इज़ अ टीम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स chartered by the United States Department of Defense to help develop guidelines for best practices in software project management and software engineering। तो ये जो एयरलाइन काउंसिल थी, इन्होंने हैज़ डेवलप्ड अ लिस्ट ऑफ क्रिटिकल सॉफ्टवेयर प्रैक्टिसेस। अब ये वो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी की प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो कि आपने परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट के लिए कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करनी है। इसमें क्या जी है जी, फॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए आपकी। ये क्विक लुक है उनकी रिसर्च के ऊपर। इंपीरिकल कॉस्ट एंड शेड्यूल एस्टिमेशन होना चाहिए, अब प्रॉपर आप एस्टिमेट करें, और रैशनली, इंपीरिकली मींस रैशनली, मैट्रिक बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली डिवाइड हो, ठीक है। डू यू हैव इन प्लेस अ मैट्रिक्स प्रोग्राम, मैट्रिक्स होता है मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट प्रोग्राम टू गिव एन अर्ली इंडिकेशन ऑफ इवॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आप प्रॉब्लम्स को क्वांटिफाई यानी क्वांटिटी में बता सकें कि ये इस लेवल का प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन जो है इस तरीके से किया जा सकता है। आपने हर हर जो आपकी एक्टिविटी है प्रोजेक्ट की उसी क्वांटिफाई करना है, मैट्रिक बेस्ड बनाना है, जो कि एक तो होता है ना क्वालिटेटिव कि जी टेक्स्ट का फंक्शन बनाना जी बड़ा मुश्किल है। अब आपने इसका कोई मैट्रिक बेस्ड मेजरिंग यूनिट बनाया होना चाहिए कि हाँ जी इसकी डिफ़िकल्टी लेवल 7 है और इस पे एक्सपर्ट्स भी 7 लेवल के प्रोग्रामर्स को असाइन करना होगा। अर्नड वैल्यू ट्रैकिंग, डू यू रिपोर्ट मंथली अर्नड वैल्यू मैट्रिक्स। अब ये है कि जो आपकी जो आपका प्रॉब्लम था जिस लेवल का, आपने उसको किस लेवल पे सॉल्व किया है, तो यहाँ पे भी आपने वो ट्रैक रखना है। मैट्रिक बेस्ड हो गया, फिर उस मैट्रिक की आपने ट्रैकिंग रखनी। और फाइनल इसमें 2 पॉइंट है, डिफेक्ट ट्रैकिंग अगेंस्ट क्वालिटी टारगेट्स। क्वांटिटेटिव तो आपने ऊपर के 3 पॉइंट्स में ले लिया, क्वालिटेटिवली भी आपने डिफेक्ट ट्रैकिंग करनी है। और पीपल अवेयर प्रोग्राम मैनेजमेंट, और लोग जो हैं उनको आपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से
इन्फॉर्म रखना। तो ये था स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी, जो कि हमने मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन का इसमें मेजर काम था। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे लोगों की, जैकमैन की, रील की, बैरी बोहम की इसमें रिसर्च देखी, जिसमें उन्होंने टीम्स के बारे में या आखिर में एयरलाइन काउंसिल की जो रिपोर्ट थी जिन्होंने प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी वो कंक्लूड हो जाता है। लेट मी शेयर स्लाइड्स विद यू अगेन। ये देखें, तो ये था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अभी आपको स्लाइड नज़र आ रही होगी, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज व्यूड बाय वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स। तो हमने कितने स्कूल ऑफ थॉट्स के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटी को देखा। एक्टिविटी में प्लेस और पीपल हो जाती है। कल हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, आज हमारा फोकस टीम्स पे भी रहा और कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पैराडाइम्स पे भी रहा। और हम इन तीन जो हमारे रेफरेंसेस थे उनको हमने बड़ी तफसील से डिस्कस किया, जिसमें एक आपकी रीडिंग असाइनमेंट है जिसमें की टर्म्स दी हुई हैं जो कि आपने पढ़नी है, और दूसरे और मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन के काम को बड़ी तफसील के साथ हमने हाईलाइटेड नोट्स में से, वो चैप्टर 3 में से स्टडी किया। और इसी के साथ साथ फुट नोट्स जो थे जिसमें जैकमैन था, बैरी बोहम्स था और जॉन रील था, उनकी रिसर्च को भी हमने साथ साथ देखा कि वो टीम्स के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं। तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो आज का कंप्लीट हो गया। अब आप आज की क्लास में से या पिछले हफ्ते की क्लास में से कोई क्वेश्चंस हैं तो यू गाइस विल फ्रीली आस्क दोस क्वेश्चंस। अभी हमारे पास आधा घंटा है और आप में से जो भी सवाल जवाब करना चाहता हो वो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट सिब्बा बेटा, आप पूछ रहे थे कि क्वेश्चन आंसरिंग कब होगी। तो अभी 30 मिनट्स हैं, आई एम हेयर अवेलेबल। और निम्रा आस्क्ड आल्सो अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, तो जिसको जो भी इशू है फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपका अगर कोई सवाल है पिछले 2 वीक्स में नहीं पूछ पाए हैं, आप पूछ लीजिए। आज की क्लास से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं। सर वीक 3 में ये न्यूज़पेपर ही करना है। जी बेटा, वीक 3 में ये न्यूज़पेपर ही करना है हमने। ये एक रिसर्च पेपर आपने पढ़ना है जो आपको दिया है, और साथ जो ये नोट्स हैं मेंटाई और कॉन्स्टेंटाइन की रिसर्च ये भी पढ़नी है। चैप्टर 3 तो मैंने पढ़ा दिया ना आपको। तो आपकी जो स्टडी असाइनमेंट है वो ICM जॉइंट टास्क फोर्स की रिपोर्ट है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस और इथिक्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे, वो आपने पढ़ लेना है। और उसमें वही यही बातें हैं पीपल जब आप उसे खोलोगे, जैसे मैंने क्लास शुरू होने से पहले बताया था कि उसमें की टर्म्स ही हैं बस पब्लिक, प्रोडक्ट, जजमेंट, मैनेजमेंट, कोलीग्स, इस तरह की बातें उन्होंने बताई हुई हैं। और आपको बताया हुआ है कि जी आपको इथिकली आपको क्या करना चाहिए। चंद प्रिंसिपल्स दिए हैं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, और हर जो मेंबर है उसको वो एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए कंप्यूटिंग प्रोफेशन के अंदर। और किसी भी स्टूडेंट का सवाल हो वीक 1 से, वीक 1 में हमने सर जी ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन बता दें। जी बेटा, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन तो ट्रेड्स बेटा ऑफ प्रोफेशन, यस वो तो लिखे हुए हैं स्लाइड्स में 10, उसमें से कोई चीज़ नहीं सर। समझ वो आई। ना सर नहीं, एक दफा एक्सप्लेन कर दें, वो जो 4 पॉइंट्स थे ना। 4 पॉइंट में से कौन सा आपको नहीं समझा है बेटा? सर सारे एक्सप्लेन कर दें एक दफा। आपने पढ़े हैं? यस सर। मुझे बताओ क्या पढ़ा है आपने, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, मेरे साथ शेयर करो, मैं आपको करेक्ट करूंगा जहाँ पे आप गलत होगे। सर मार्क ट्रेड्स ऑफ स्लाइड्स जो खोल। आपने स्लाइड्स दी थी जी जी, उसके अंदर मतलब 4 पॉइंट्स है, वेरिड एक्टिविटी रिक्वायरिंग स्पेसिफिक स्किल्स। पॉइंट 4 कह रहे हो बेटा, ठीक है। ट्रेड 4 तो बेटा कम्युनिकेशन स्किल्स है मेरे पास जो स्लाइड है। सर ट्रेड 4 नहीं, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, सिंपल वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं बस। बताएं स्लाइड नंबर बताएं। अच्छा ठीक है, ये ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशनल, स्लाइड नंबर 9 की बात कर रहे हो आप। लेट मी शेयर विद यू।
ये बेटा अभी आपको शो हो नो जाए, सर ट्रेड इस सर ये नहीं। इससे पीछे या इससे आगे? यस सर पीछे है ए? सर, ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन है वो। ओके, ये स्लाइड ये नंबर 7, यू वांट टू से कि 7 नंबर स्लाइड में इन वीक 2। ओके, ट्रेड्स ऑफ अ प्रोफेशन है। अब देखें, पहले तो आपको प्रोफेशन की डेफिनेशन याद है? प्रोफेशन क्या होता है? ये मैं आपको यस सर, दिखाता पेड हूँ। ऑक्यूपेशन। यस, गुड। तो अब देखिए, ये उसी प्रोफेशन की ट्रेड्स हैं। अब पहली इसमें क्या है जी? वेरिड एक्टिविटीज रिक्वायरिंग स्पेशल स्किल्स, यानी कि इसमें आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशन है तो आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना होगी कि आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। कंप्यूटिंग में आप या तो क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे होंगे, या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, या वेब मास्टर होंगे, या फिर आप डेवलपर होंगे। सो एक खास किस्म का स्किल सेट है जो आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशन की पहली ट्रेड। दूसरी ट्रेड क्या है? सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन। जो आपका प्रोफेशन होगा, जो कि प्रोफेशनल प्रोफेशन होगा, उसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट ज़रूर होगा। और जब आप कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको भी मोटिवेशन मिलेगी और सोसाइटी में भी मोटिवेशन आएगी। जैसा कि मैंने बात की कि गुज़िश्ता क्लास में एग्जांपल दी थी कि 1920 में लोगों का तर्ज ज़िंदगी कैसा था और 2020 में कैसा है, 100 साल में। तो आप इसमें देखें कि ट्यूरिंग ने प्रपोज किया कि मशीन्स कैन थिंक, फिर एनिग्मा के लिए आपका क्रिस्टोफर बन गया, फिर बिजनेस में उनका इस्तेमाल आया चीज़ों का, और फिर एक अराउंड द ग्लोब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया एंथ्यूजियास्टिकली। और फिर इसमें इन 80s में डेस्कटॉप कंप्यूटिंग ईरा भी आ गया, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। यानी कि लोगों की सोसाइटी सेंट्रिक कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन पैदा हुई। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में गेम्स आ गई, बिजनेस एप्लीकेशंस आ गई, और लोग बड़े एंथ्यूजियास्टिक और मोटिवेटेड थे कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने के लिए। फिर इंटरनेट आ गया, उसकी एक और अपना चार्म एंड मोटिवेशन था। यानी कि एज अ प्रोफेशन आपकी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी पे या इम्पैक्ट कितना है, और वही इम्पैक्ट आपको मोटिवेट करता है। ऐसी चीज़ जिसका माशरे पे इम्पैक्ट ना हो तो वो फिर प्रोफेशन की ट्रेड्स पे पूरा नहीं उतरेगा। तो इसी तरह मैंने एग्जांपल दी थी आपकी क्लास में या शायद किसी और क्लास में कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था, मशीन्स, तो लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर से वाबस्ता थे, दे स्टार्टेड लिविंग इन सिटीज। एक कोहेसिव एक जगह पे कांग्रेगेशन उनकी हो गई जहाँ पे उन्होंने प्लांट्स लगा के काम करना शुरू किया। वेरी न्यू थिंग। पहले हर कोई यूज टू बी एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर प्रोफेशन, और वो काफ़ी डिस्टेंस पे जो रिहाइश थी लोगों की डिस्टेंट होती थी। एक जगह पे इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते थे एक्सेप्ट जो आपकी किंगडम का सेंटर होता था। सो मशीन्स ने, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पहले तर्ज ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। और अभी 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एज। तो सोसाइटी सेंट्रिक मोटिवेशन जो है वो ये है कि आप कितना कंट्रीब्यूट करते हो टू द सोसाइटी और उसका इम्पैक्ट आपकी तरफ वापस आता है। तीसरी चीज इसमें थी पर्सनल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। सीक सीक फॉर बेटरमेंट ऑल द टाइम्स। आप बेहतरी की तरफ देखते रहें। आपने एक सर्टेन गोल अचीव कर लिया, आप दूसरे गोल की तरफ चले गए। और इसके लिए जो कंट्रीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो रोल मॉडल्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पे वीडियो गेम्स में आपके लिए एक लैब्स क्लियर करना या एंड रखा जाता है। फर्ज करें आपने 5 घंटे वीडियो गेम खेली और आप जीतने ही वाले थे, आप उसे बंद क्यों नहीं कर देते? जीत कर आप क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आपको एक उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। आपने एक एम सेट किया होता है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस सेट किया होता है। इसी तरह वेबसाइट में डिफरेंट बैड्स होते हैं, मॉडरेटर, स्टाफ मेंबर, कंट्रीब्यूटर। कुछ लोग उसको हासिल करके सेंस ऑफ अचीवमेंट फील करते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग देखें, फेसबुक क्यों इतना पॉपुलर है? उसका जो सीईओ है दुनिया के रिचेस्ट पर्सनस में से एक है, टॉप 3 में। उसकी रीज़न ये है, ह्यूमन साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया। जब आप कोई चीज़ पोस्ट करते हैं और लोग आपको लाइक्स देते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस फील होता है कि आई गॉट दिस मच लाइक्स इन दैट मच, और आप मोटिवेट होते हैं दोबारा पोस्ट करने के। तो पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस से प्रोफेशन की ट्रेड में मुराद है कि सीक फॉर बेटर। आप हमेशा अपने अंदर बेहतरी का रोम रखें और करते रहें। फोर्थ था गिविंग बैक टू सोसाइटी। ऑब्वियसली जब आपने एक प्रोफेशन के साथ काफ़ी अच्छा एसोसिएटेड रहें तो कोई आप ऐसा काम कीजिए, एक किताब लिख दीजिए जो आपकी स्किल्स हैं, कोई टेक्निक आप पब्लिक कर दीजिए, कोई चीज़ इनोवेट कर दीजिए, या अगली जनरेशन को कुछ सिखा दीजिए। गिविंग बैक टू दिस सोसाइटी इन सम सेंस।
तो ये 4 ट्रेड्स हैं प्रोफेशन की जो कि प्रोफेशन को नॉन प्रोफेशन से वेरी करती है। ठीक हो गया? होप इट इज क्लियर नाउ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो स्टिल वी हैव लाइक 18 मिनट्स। अगर किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप वीक 1 या 2 से पूछ सकते हैं। और अभी आपने ये तरतीब रखनी है, जिस तरह आज आप हमारी क्लास हुई है तो आपने मंडे को मंडे की जो क्लास होगी उसमें आपने क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेना है। जो आज हमने जो चीज़ पढ़ी है वीक 3 की, अगर इसमें कोई एम्बिग्विटी है इसको पढ़िए, लेक्चर को सुन लीजिए, और अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मंडे को वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और फिर वीक 3 क्लोज हो जाएगा मंडे को। फिर हम जो ट्यूसडे का सेशन होगा वो ओडीएल में हो या इंटरेक्टिव हो रहा हो तो उसमें हम फिर वीक 4 के कंटेंट्स को कवर किया करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी रूटीन को लेके चलेंगे। तो अगर कोई और क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ सकते हैं। स्टिल आई हैव 15 मिनट्स। और सर कल वाले लेक्चर में सर आप बता रहे थे कि जो कंपनीज होती हैं इनकॉर्पोरेशन में जो कि लिमिटेड हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी हम हो सकती ज़रा हैं। सर आप फ्रैंक बॉट को खोल लेते हैं, फिर हम बात करते हैं किताब से। आप फ्रैंक बॉट के चैप्टर 2 से क्वेश्चन निकालें। हम फ्रैंक बॉट के चैप्टर 2 को ओपन करके यहाँ पे शेयर भी कर देते हैं, ताकि अगर किसी और बच्चे के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सो फ्रैंक बॉट इज ओपन, लेट मी शेयर इट विद द क्लास। सो हियर वी गो, फ्रैंक बॉट इज ओपन नाउ। होपफुली आपको ये विजिबल होगी किताब। सो वी गो चैप्टर 2। अब आप पूछें, ये आपने चैप्टर पढ़ा है जाके घर 2.1 और 2.2? सर आपने कल कहा था कि मैं ना कल आपको एक चीज़ जो है ना एक्सप्लेन करूँगा, यही वाली कि जो रजिस्टर करते हैं ना ये कंपनीज वगैरह, इसका फ़ायदा क्या होगा अगर हम ना रजिस्टर करें तो क्या होगा? अगर आपने कल की क्लास में सुना ही होगा। एक फायदा तो एक ये, फ़ायदा आपने बता दिया था कि हाँ, अगर लोन लें वो बैंक से, ये वाला बात है। दूसरे से आप बताएं। दूसरा बेनिफिट आज की क्लास से आप अखज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर कर लेते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है कि आपके इदारे की गुडविल बन सकती है और आपके इदारे की रेटिंग हो सकती है कि दिस इज़ अ सीसी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ सीडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ डीडी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ अ क्लोज पैराडाइम ऑर्गेनाइजेशन। आपकी रेपुटेशन होती है और आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फ्यूचर में। अगर आप एक आम इंसान हैं और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रजिस्टर की और आपने किसी खास जगह पे काम कर लिया है तो हो सकता है आपको फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ना मिले। लेकिन अगर ज़ाहिर है आप पूरी टीम के साथ काम करोगे ना, और वो टीम डिस्पर्स हो जाएगी, आप लोगों को कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, 4Ps मेंटेन नहीं कर पाओगे। सो मैनेजमेंट स्पेक्ट्रम में आपने एक इदारा बना दिया तो जो अफराद हैं वो इदारे के एसेट्स बनते चले जाएंगे। एक प्रोजेक्ट पे ब्रिज बनाने पे काम कर लिया, वो सारे लोग आपने कल्टीवेट कर दिए। अगली दफ़ा आपको कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट मिलेगा या कंप्यूटिंग में आपने एक वीडियो गेम बना ली, आप ये स्पोर्ट्स हैं, आपका नाम जो है वो पॉपुलर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई गेम्स बनवानी है जैसे एक्सपी प्लस में थी तो वो ई स्पोर्ट्स से कांटेक्ट करेंगे। तो ये आपके एसेट्स हैं, यानी कि आपकी गुडविल या साख बनती चली जा रही है ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने से। आपके पास स्किल्ड पीपल मौजूद हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक पहचान है कि आप सीसीसीडी, डीडी, ओपन पैराडाइम, क्लोज पैराडाइम, रैंडम या सिंक्रोनियस पैराडाइम की ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी रेटिंग इतनी है, आप इतने अगर आपने मैट्रिक यूनिट में कंप्यूट करना है प्रॉब्लम को तो ये भी रेटिंग होती है कि हाँ जी ये जो सॉफ्टवेयर हाउस है ना ये 7 रेटिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, 9 रेटिंग को सॉल्व कर सकता है, 8 मैट्रिक यूनिट को सॉल्व कर सकता है। तो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल पे भी रेटिंग आ जाएगी, आपके इदारे की जो है वो गुडविल की भी रेटिंग हो जाएगी, आपके पास स्किल सेट भी हमेशा मौजूद रहेगा और फिर आप प्रॉफिट भी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो वो सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, रेदर दैन कि आप जैसे 4-5 लोग हैं और आपने मिलके एक वीडियो गेम बना ली और पब्लिश भी कर दी तो देन द टीम इज़ डिस्पर्स्ड, कोई किसी और जगह काम कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है। सो ये जो आज के हमने लेक्चर पढ़ा है इससे आप अखज़ कर सकते हैं कि देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वन,
जो कि हमने कल देखा था वो तो बड़ा वाइटल फ़ायदा है जो कि इदारे से आपको होता है कि आपके ज़ाती एसेट्स बच जाते हैं, आप इदारे को एक लीगल एंटिटी बना देते हैं। अब यहाँ से आप आज की क्लास से अखज़ कर सकते हैं जो कि कॉन्स्टेंटाइन मेंटाई का काम था कि इदारा भी इंसान होता है। जैसे अगर आप क्लास में लोग हैं और आपकी एक पहचान है कि ये शख्स बोलने में अच्छा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसका दिल बड़ा है, खर्च करने में अच्छा इंसान है, रिलीजियस है, ये आपकी क्या है, आपकी पूरी प्रोफाइल बन गई और लॉ भी अप्लाई हो रहा है। तो इदारा भी एक इंसान की तरह हमारी सोसाइटी में रहता है, उसकी एक प्रोफाइल बन जाती है कि इसका मिजाज कैसा है, इसकी रेटिंग कैसी है, खुले दिल का इदारा है या क्लोज सिस्टम इदारा है। तो वो एक लिविंग पर्सन की तरह आपके साथ रहता है, जहां आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, वहां पे बाकी सारे फ़ायदे भी होंगे और इदारे कंट्रीब्यूट भी करते हैं सोसाइटी के अंदर। जब कोई सैलाब आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, तो आपके जो वेल बीइंग इदारे होते हैं, एक तो वो फिजिकली करते हैं और टेक्नोलॉजिकली भी इदारे कंट्रीब्यूट करते हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखें, वहाँ पे सरकारी इदारे बहुत कम हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन या इनोवेशन करते हैं। लॉकहीड मार्टिन, ये जो आपकी F-16 और F-35 बनाती है, ये क्या सरकारी इदारा है? दिस इज़ अ प्राइवेट फर्म। इसी तरह आप बोइंग को देख लें, वो कमर्शियल जेट्स भी बनाता है, ठीक है, बोइंग 737 वगैरह, और साथ F-15 जो आपका फाइटर फैल्कन है यूएस का, वो बोइंग कंपनी ने बनाया, वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो जब कंपनियां ग्रो करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो वो सोसाइटी को पे बैक भी करती हैं। तो जैसे जैसे कंपनी जो है वो इनलार्ज होती हैं, तो दे पे बैक टू द सोसाइटी। तो बहुत से फ़ायदे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, द लिस्ट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। आप जैसे जैसे यहाँ पे तो खैर हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन आज के ही टॉपिक से आप बहुत से बेनिफिट्स जो हैं वो कंक्लूड कर सकते हैं। एक वो स्पेसिफाई हो गया, बाकी जो है वो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। थैंक यू सर, आइडिया हो गया, थैंक यू। जी बेटा, सर किसी और? कंपनीज में सर आपने सिर्फ उसके टाइप्स ही बताई थी 2.2 में, बस उधर ही तक करना है ना इसका जी जी ऑर्गेनाइजेशन में। जी जी, ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो फिर आगे उसने ना अगर ये फ्रैंक बॉट आपको मेरा ख्याल है शेयर भी की हुई है मैंने, आगे उसने जो है वो जर्नल कंपनीज के बाद ना इसने सारी बातें जर्नल की हुई हैं, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के जो लॉ है उसकी इसने डिस्कशन की हुई है, जो कि हम जैसे ये आप देखें लिखा हुआ है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। अब हम ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि सॉफ्टवेयर टीम्स किस तरह से हमारे पास होती हैं। ये इसने कॉरपोरेट गवर्नेंस लिखा हुआ है कि गवर्नेंस का मॉडल कैसे होता है, तो हमने वो मॉडल कॉन्स्टेंटाइन के पैराडाइम्स में हमने स्टडी कर लिए। ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कि आपने मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो देखें हमने MOI मॉडल पढ़ा है, MOI मॉडल जैरी का आज की उसमें। तो इसमें ज़रा जर्नल दिया हुआ था, फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमने 4 पीस पढ़ लिए। तो इधर डिस्कशन थी फ्रैंक बॉट की किताब में काफ़ी जनरलाइज्ड, जिसमें कि ये देखें सेंट्रलाइज वर्सेस, बातें वही हैं। अभी हमने उधर देखा था CC सेंट्रलाइज था, DD डिसेंट्रलाइज था, लेकिन इसमें ना ज़रा सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड नहीं किया था, ऑल्दो ये किताब लिखी हुई तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से है, इसमें ज़रा जर्नल मैनेजमेंट का ज़्यादा जिक्र था चैप्टर 2 में। तो रेदर देन कि हम ये फ्रैंक बॉट से करते, हमने वो प्रेसमैन की बुक से कर लिया, जहाँ प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के हिसाब से और सॉफ्टवेयर के हिसाब से बातें सारी यही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव में दी हुई हैं, प्लस आपको वो रेफरेंस भी दिया हुआ है कि ये जो मॉडल है टीम्स का, सॉफ्टवेयर टीम्स का, किसने प्रपोज किया था। तो इसीलिए हमने यहाँ से बुनियादी आइडिया लिया है, लीगल आइडिया ऑर्गेनाइजेशन का फ्रैंक बॉट से, और हम फिर अपनी सॉफ्टवेयर प्योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में हमने पढ़ा है तीसरा चैप्टर, जिसमें यही बातें हैं लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव में है, और ज़रा ज़्यादा समराइज्ड भी हैं और कंसाइज करके लिखी हुई हैं। जब आप इस चैप्टर का मुताला करेंगे तो आपको ये अजबर हो जाएंगे इंशाल्लाह आफ्टर दैट। तो वो उतना ही करना है, ओके ये सर। और ये रिसर्च पे, ठीक है जी। ओके जी, स्टिल 9 मिनट्स लेफ्ट, तो किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके, विच मीन्स के वीक 1 और वीक 2 से आप बच्चों का अब और कोई सवाल नहीं है, तो अगले हफ्ते हम वीक 3 के क्वेश्चन इंशाल्लाह लेंगे, जो कि आज की क्लास थी। तो मंडे को अगर कुछ ना समझ आए तो हम ये डिस्कस कर लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह 8 हफ्तों के बाद आपका ऑन कैंपस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोर्स जो है, इसमें वर्कशॉप्स और सेमिनार और क्लास एक्टिविटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं, जो हम पढ़ते हैं उसको परफॉर्म करना क्लास के ग्रुप्स बना के।
तो वो इंशाल्लाह जब आप कैंपस पे आ जाएंगे तो हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। फ़िलहाल आप जो है अपने किताब से पढ़ लिया करें, और एग्जांपल्स मैं बना लिया करता हूँ हर हफ्ते, जो कि आपको प्रेजेंट करनी होती हैं, वो मैंने लिखी होती हैं। तो वो एग्जांपल्स केस स्टडी के तौर पे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह व्हेन यू विल कम टू द कैंपस आफ्टर द मिड टर्म, तो हम इसकी सीपी एक्टिविटीज़ भी कर लेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। No.